नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आयुष एजुकेशनल अड्डा पर। आज हम हिंदी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से चलूँगा, वर्ण विचार शुरू करूँगा आज से। चलिए फिर समय को व्यर्थ ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहली बात आती है वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। अब आप कहेंगे कि सर कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए, जैसे लिविंग बींग्स होते हैं तो उनकी सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल, कोशिका। या देख लीजिए, जैसे मैटर होता है पदार्थ, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है एटम। वैसे ही हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सभी समझ गए होंगे। चलिए, वर्णों की कुल संख्या है 52। ठीक है। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं? 11। और व्यंजन कितने हैं? 33। देखिए, व्यंजन के संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वैसे तो व्यंजन होते हैं 41, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मूल व्यंजन कितने हैं तो मूल व्यंजन है 33। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, स्वर। स्वर क्या होता है? स्वर का स्वतंत्र उच्चारण होता है और इन्हीं से मात्राओं का निर्माण होता है। मैं दोबारा दोहराऊंगा, स्वर का स्वतंत्र उच्चारण होता है और इन्हीं से मात्राओं का निर्माण होता है। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर क्या होता है? यह वह वर्ण है जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, या कह लीजिए सबसे कम समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अगला देखते हैं, जो दूसरा प्रकार है स्वर का, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, या कह लीजिए 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है पुरुष स्वर। पुरुष स्वर क्या होता है? चलिए देखते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लगता है। इसका प्रयोग पुकारने में किया जाता है। ठीक है, देखिए पुरुष स्वर का जो सिंबल है वो ये है। देखिए, एक मैंने उदाहरण यहाँ दिया है, राम। अगर हम नॉर्मली राम बोलते हैं तो ऐसा लिखा जाएगा, और अगर हम राम को पुकार रहे हैं, जैसे हम राम को पुकारेंगे राम, तो ये जो खिंचाव आया, इसी जगह खिंचाव की जगह पुरुष स्वर का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ प्रयोग हो रखा है। ठीक है, अगला आता है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है और इन्हें पंचमाक्षर भी बोलते हैं। यह 5 होते हैं, इंगा, इया, अणा, ना और मा। देखिए, जो हम अंक की बिंदी लगाते हैं ना, वो इन्हीं वर्णों की लगाते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण मैंने दिया है गंगा। ये आधा इंगा यहाँ लगा हुआ है ना? तो ये जो आधा इंगा है, यही अंक की बिंदी के रूप में गा के ऊपर लग जाता है। ठीक है, तो अंक की बिंदी इन 5 वर्णों की ही लगती है। चलिए अगला देखते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक की स्वर ध्वनियाँ
नाक और मुंह के अंदर से दबाव से निकलती हैं, है ना। जैसे देखिए जो हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, है ना, देखिए यहाँ मैंने सिंबल दे रखा है, जो हम चंद्र बिंदु लगाते हैं उसे ही अनुनासिक कहा जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया है आँख, चांद, आप खुद भी बोलकर देख सकते हैं। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो नाक और मुंह के अंदर से दबाव से स्वर ध्वनि निकलेगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आगत ध्वनि, है ना। देखते हैं क्या है ये। जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं उनमें आगत ध्वनियाँ प्रयोग होती हैं। देखिए ये जो आधा चांद है, इस पर बिंदी नहीं है, आधा चांद जो है इसे ही आगत ध्वनि कहते हैं, ठीक है। ये अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, ठीक है, तो वहाँ आगत ध्वनियाँ प्रयोग होती हैं। जैसे देखिए आपने देखा होगा डॉक्टर, देखिए डॉक्टर के ऊपर ये आगत ध्वनि प्रयोग की गई है। जैसे ट्रॉफी, ट्रॉफी के ऊपर आगत ध्वनि प्रयोग की गई है। जैसे कॉफ़ी, कॉफ़ी के ऊपर आगत ध्वनि प्रयोग की गई है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला आता है व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मैं दोबारा दोहराऊंगा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन मैंने अभी आपको बताया ही था, व्यंजन 41 होते हैं, 41, लेकिन अगर पूछा जाए मूल व्यंजन कितने होते हैं तो वो होते हैं 33, ठीक है। जो व्यंजन होते हैं वो स्वर से मिलकर ही बनते हैं, है ना, स्वर के मेल से ही पूर्ण होते हैं वो। चलिए अगला देखते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण कंठ, ओष्ठ और जिह्वा के स्पर्श से होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दोबारा दोहराऊंगा, जिनका उच्चारण कंठ, ओष्ठ और जिह्वा के स्पर्श से होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, और हर वर्ग में 5-5 स्पर्श व्यंजन रखे गए हैं। कौन कौन से? देखिए का वर्ग में आते हैं आपके का, खा, गा, घा, इंगा। चा वर्ग में आते हैं चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में आते हैं टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता वर्ग में आते हैं ता, था, दा, धा, न। और पा वर्ग में आते हैं पा, फा, बा, भा और मा, ठीक है। ये जो वर्ग का सीक्वेंस है इसे याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, कचट तप, ठीक है, इसे आप ध्यान में रख सकते हैं, कचट तप। चलिए अगला जो आता है वो है अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। इनके उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। मैं दोबारा दोहराऊंगा, इनके उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। यह 4 होते हैं, य, र, ल, व, ठीक है। अगला ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? इनके उच्चारण में हवा की मुख में रगड़ खाने से ऊष्मा निकलती है, ठीक है। ये 4 होते हैं, सा, शलजम वाला श, षटकोण वाला श और हा। जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो थोड़ा प्रयत्न हमें लगाना पड़ता है। ये जो महाप्राण है उसमें भी ये प्रयोग होते हैं ऊष्म व्यंजन। अगला आता है संयुक्त व्यंजन।
देखिए संयुक्त नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ मेल की बात हो रही है ना। चलिए देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जो व्यंजन दो वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। सीधी बात। ये चार होते हैं, क्षत्रिय वाला छ, त्र, ज्ञ और श्र। क्षत्रिय वाला छ जो होता है वो किससे मिलकर बनता है? का और षटकोण वाले शा से। त्र किससे मिलकर बनता है? ता और रा से। ज्ञा किससे मिलकर बनता है? जा और इया से। और श्रा किससे मिलकर बनता है? ये शलजम वाला शा और रा से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है द्वित्व व्यंजन। इसकी परिभाषा है एक स्वर सहित वर्ण का समान स्वर रहित वर्ण से मेल द्वित्व व्यंजन कहलाता है। दोबारा दोहराऊंगा, एक स्वर सहित वर्ण का समान स्वर रहित वर्ण से मेल द्वित्व व्यंजन कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण है मिट्टी, है ना। इसमें देखिए जो आधा टा है ये स्वर रहित वर्ण है ना। इसके साथ कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ। और ये जो पूरा टा है ये स्वर सहित वर्ण है। इसके साथ देखिए बड़ी ई मिली हुई है ना। और ये समान है, समान का भी ध्यान रखना है। दूसरा उदाहरण दिल्ली। इसमें देखिए जो आधा ला है ये स्वर रहित वर्ण है, इसके साथ स्वर नहीं मिला हुआ। और ये जो पूरा ला है ये स्वर सहित वर्ण है, इसके साथ देखिए बड़ी ई मिली हुई है, स्वर मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है संयुक्ताक्षर। ये क्या होता है? चलिए परिभाषा देखते हैं। एक स्वर सहित वर्ण का भिन्न स्वर रहित वर्ण से मेल संयुक्ताक्षर कहलाता है। देखिए अभी जो हमने द्वित्व व्यंजन पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि एक स्वर सहित वर्ण का समान स्वर रहित वर्ण से मेल, है ना। लेकिन संयुक्ताक्षर में क्या है? एक स्वर सहित वर्ण का भिन्न स्वर रहित वर्ण से मेल। दोनों में आप अंतर समझ पा रहे होंगे। उसमें जो वर्ण थे वो समान थे द्वित्व में, लेकिन संयुक्ताक्षर में जो वर्ण है वो भिन्न है। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। तुम्हारा, इसमें जो आधा माँ है और हा है, देखिए माँ जो है वो स्वर रहित वर्ण है और जो हा है वो स्वर सहित वर्ण है, और ये दोनों वर्ण भिन्न हैं एक दूसरे से। ठीक है, निम्न, इसमें आधा माँ जो है वो स्वर रहित वर्ण है, ना जो है वो स्वर सहित वर्ण है और दोनों भिन्न हैं। कुम्हार, इसमें आधा माँ जो है वो स्वर रहित वर्ण है और जो हा जो है वो स्वर सहित वर्ण है, और ये एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे वर्ण विचार के भाग 2 के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।